10 साल पहले वो दिसंबर की ही रात थी। 10 साल बाद वो दिसंबर की आखिरी रात थी। 10 साल पहले वही दिल्ली थी, वही दिल्ली की सड़कें थी। 10 साल बाद भी वही दिल्ली थी और वही सड़कें थी। 10 साल पहले एक बस थी, 10 साल बाद एक कार थी। 10 साल पहले वो बस दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक दौड़ती रही। 10 साल बाद एक कार उसी दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक भागती रही। बस फर्क इतना था कि 10 साल पहले एक बस में निर्भया की इज्जत लूटी जा रही थी और 10 साल बाद एक कार अंजलि को घसीटती जा रही थी। सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच लिख रहा हूं कि 10 साल पहले की निर्भया के जख्मों के बाद किसी के जख्मों का हिसाब लिखने में दूसरी बार हाथ इतने कांप रहे। क्या कहूं उसके जख्मों के बारे में, सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। बस यूं समझ लीजिए कि दूसरों को जिंदगी बख्शने वाले डॉक्टरों तक ने जब अंजलि के जख्मों को देखा तो उनके मुंह से बस यही निकला, ये क्या ले आया। मतलब भेजा नहीं था। उसके बाद जो लंग्स थे सर, उसकी पोजीशन वो डिसलोकेट हो गए थे अपनी जगह से। उसके बाद उसकी बैक ऑफ द स्किन जो थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। मुझे लगता है शायद 1 इंच भी स्किन जो है बैक पोर्शन में नहीं थी। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझे कुछ पिक्स दिखाए तो सिर्फ उसका ये वाला पोर्शन जो था वो प्रोटेक्टेड था। इसके अलावा स्कल पूरा खुल चुका था, दोनों पैरों की हड्डियां वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। तो जो उसके साथ जो हुआ है वो मुझे लगता है कि कभी भी भगवान ना करे किसी भी साथ हो। आंखें नम होती हैं, ये हम सबको मालूम है। आंखें रोती हैं, ये भी हम सब जानते हैं। पर 2 घंटे तक इतवार की उस सर्द रात और पथरीली सड़क पर घिसटती, नुचती, घुसटती अंजलि के जख्मों की अगर पूरी हकीकत आपको बता दूं तो यकीन मानिए आप या आपकी आंखें नहीं बल्कि खुद आंसू ही रो पड़ेंगे। 45 किलो की अंजलि थी, वो 15 किलो का कंकाल बन गया। अंजलि के जिस्म में जितना लीटर भी खून था सड़क पी चुकी थी। सर से लेकर छाती, छाती से लेकर पीठ, पीठ से लेकर पैरों तक सिर्फ पथरीली जख्मों के ही निशान थे। जिस्म पर नहीं बल्कि 45 किलो से 15 किलो की हो चुकी अंजलि की कंकाल पर। अंतिम संस्कार के वक्त घर वाले तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि वो किसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब क्रीमेशन हो रहा था तो फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्रीमेशन कर किसका रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंकाल बन चुकी थी। यकीन मानिए खुद मौत भी हैरान होगी कि वो अपने साथ कैसी मौत ले जा रही है। ये मौत सिर्फ अंजलि की नहीं है बल्कि ये मौत पूरी इंसानियत की मौत है। सब मैंने जैसे सुबह 3:18 पर सॉफ्ट ली थी अपनी। मैंने देखा, मैंने तभी इमरजेंसी कॉल किया 112 नंबर पे। मैंने बताया मैम ऐसे है, डेड बॉडी फंसी हुई है गाड़ी के नीचे और गाड़ी है बलेनो ग्रे कलर की। उसने पूछा मेरे से कि डेड बॉडी है, आप कफन में है डेड बॉडी या वैसे है? माँ कफन में नहीं है, नग्न अवस्था में है। पीसीआर यही निकली है मेरे सामने से। 3-4 पीसीआर लाइन पे हैं और एक पीसीआर बिल्कुल सामने से निकली लाडपुर में। पीसीआर एक कराड़ा मिली है अपने को, एक यहाँ बेगमपुर मिली है। बेगमपुर वाले से तो मैंने माँ जनाब ये गाड़ी वो है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी पिछले 2 घंटे से, अब इसको रोको, पकड़ो इसको। कोई एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं, ना पकड़ने की कोशिश करी। मैंने भाई बोला मैं गाड़ी निकाल सकता जल्दी से, और मैं ऐसे डेड बॉडी है उस गाड़ी के पीछे, नीचे की डेड बॉडी फंसी मैं उसका पीछा कर। वो इतना 400-500 मीटर आगे निकली गाड़ी अपने से। मैं स्कूटी लेके मैं गाड़ी के पीछे हो लिया। यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे से उसने यहाँ
ये क्या हराय सिंह मॉल है, उसके सामने से फिर गाड़ी घुमा दी। वो गाड़ी जब सूदी निकली, फिर मैं प्रशासन पकड़ना ही नहीं चाह रहा, तो मैं हम क्यों पागल हो रहे हैं भाई, कहाँ तक जाएं इसके पीछे। हमने फिर गाड़ी घुमा दी, मगर हम तो पकड़ नहीं सकते, प्रशासन पकड़ नहीं रहा, कहीं तक नहीं जाना। फिर तो मैं वापस घूम लगा। उसके बाद फिर मैं 5 बजे दुकान में पहुंचा हूँ। ये पथरीली सड़क भी शायद उतनी पथरीली नहीं होगी जितना ये शहर पत्थर दिल। पथरीली सड़क सिर्फ जिस्मों को खरोंच सकती है, उन्हें बेजान बना सकती है, उन जिस्मों से रूह को आजाद कर सकती है। मगर जब पथरीली सड़क की वही जकड़न जिस्म के रास्ते दिल में उतर जाए तो फिर उस मौत को कोई ताउम्र नहीं भूल सकता। आज हम आपको पत्थरों में जकड़ी पथरीली हो चुकी 23 साल की एक जवान मौत की ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी बस यही पूछेंगे कि ये किसकी मौत है। तीन थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती दिल्ली पुलिस। इन सब के बीच एक कार में सवार 5 हैवान 23 साल की एक लड़की को देश की राजधानी की चमकीली या पथरीली सड़क पर पूरे 12 किलोमीटर तक पहियों तले रौंदते रहे और घूमते रहे। कब लड़की की मौत हुई, किस पल वो लाश बनी और कैसे वो लाश एक मोटर कार के पहिए के नीचे फंसकर लगभग 2 घंटे तक पथरीली सड़क पर भाग। 3 थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती दिल्ली पुलिस फिर भी न उस कार को देख पाई, न कार में फंसी लाश को, न पथरीली सड़कों पर खिंच चुकी खून के उस निशान को। वो तो इस पत्थर दिल शहर में दीपक बनकर अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत को जिंदा रखने वाले इस दीपक ने 2 घंटे तक खुद ही मोटर कार की पहियों में फंसी दिल्ली की उस बेटी को अकेले पीछा किया। तब कहीं जाकर ये खबर भी सामने आ गई, वरना क्या पता दिल्ली पुलिस इसे भी एक मामूली सड़क हादसा और एक मामूली मौत बताकर अपना फर्ज कब का निभा चुकी होती। सबसे पहले इंसानियत को झकझोर देने वाली इस कहानी को सुनो। शर्मसार करने वाली दिल्ली पुलिस की बात है उसकी बात। 31 दिसंबर की शाम थी। दिल्ली के अमन विहार में रहने वाली 23 साल की लड़की घर से काम पर जाने के लिए घर से निकलती है। लड़की के पिता की 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। मां की दोनों किडनियां खराब हैं। घर में वो इकलौती कमाने वाली है। पार्ट टाइम वो इवेंट मैनेजमेंट का काम किया करती थी। 31 दिसंबर के मौके पर न्यू ईयर की एक पार्टी का उसे काम मिला। उसने मां को पहले ही बता दिया था कि घर आने में आज देर हो जाएगी, वो सुबह तक ही घर पहुंच पाएंगे। मगर वो घर नहीं पहुंची। मोबाइल भी बंद था। सुबह सुबह पुलिस वाले लड़की के घर पहुंचते हैं। उन्होंने ही बताया कि एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका नंबर आपकी बेटी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तब पहली बार लड़की की मां, बहन और भाई को उसकी मौत की खबर मिली। सिर्फ मौत की खबर, मौत की दहला देने वाली खबर अब भी मिलना बाकी थी। लाश अब तक मुर्दा घर पहुंचाई जा चुकी थी। लड़की के घर वालों ने मुर्दा घर में जब पहली बार लाश देखी तो मातम के साथ उनकी चीखें निकल पड़ी। खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि करीब 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में मोटर कार के पहियों के नीचे पथरीली सड़क पर जो लाश घिसटती रही, उस लाश में क्या बचा होगा। घर वाले उसी बची खुची लाश में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। अब यहां से पहले
पुलिस की कहानी शुरू होती है। तो चलिए पहले पुलिस की जुबानी ही पूरी कहानी सुनाता हूं, हकीकत पुलिसिया कहानी के बाद। यह दिल्ली पुलिस के आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी की तरफ से जारी लड़की की मौत पर बयान है। बयान क्या, दिल्ली पुलिस की पूरी कहानी है। इसमें लिखा है कि 1 जनवरी की तड़के 3:24 पर एक शख्स ने पीसीआर को फोन किया। उसने फोन पर कहा, एक बलेनो गाड़ी ग्रे कलर की जो कुतुबगढ़ की साइड जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटकी हुई है। फोन करने वाला लगातार पुलिस वाले से बात कर रहा था, यहां तक कि उसने कार का नंबर तक बता दिया। दिल्ली पुलिस के लिए शायद मोटर कार के पहिए में लिपटी लाश की सूचना उतनी चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन दीपक के लिए थी। दीपक एक तरफ फोन पर लगातार पुलिस को उस कार की जानकारी दे रहा था, कार के रंग से लेकर मेक और नंबर तक बता रहा था, और दूसरी तरफ खुद ही अपनी स्कूटी उठाकर साथ साथ उस कार का पीछा भी कर रहा था। पीसीआर को फोन किए करीब 12 मिनट हो चुके थे, पर इन 12 मिनटों में एक भी पुलिस वाला, पुलिस की जिप्सी या पीसीआर दीपक के बताए जगह पर नहीं पहुंची। बल्कि 12 मिनट बाद सुबह 3:30 बजे दीपक को वही कार यू टर्न लेकर एक बार फिर वापस आती दिखाई दी। लाश अब भी पहिए तले फंसी हुई थी। उसने फिर से पुलिस से कहा कि कार मेरे सामने है, लाश अब भी फंसी है, जल्दी आ जाओ। पर पुलिस तब भी नहीं आई। इस दौरान दीपक अकेला लगा रहा, कार का पीछा करता रहा। तभी एक जगह उसे कार तो दिखाई दी, लेकिन अब कार के पहिए से लाश अलग हो चुकी थी। 3:18 से लेकर सुबह 5 बजे तक दीपक अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस कार का पीछा करता रहा, पुलिस को फोन करता रहा, पुलिस से मदद मांगता रहा। फिर पुलिस का अफसोसनाक रवैया देखकर खाली हाथ वापस लौटा है। जिस लड़की की मौत हुई वो आउटर दिल्ली के अमन विहार की रहने वाली थी। सुल्तानपुरी में उसकी दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी मिली, जबकि लाश कंझावला में मिली। यानी इस हिसाब से इस लड़की ने उसे एक रात 3 थाना इलाकों का सफर किया, अमन विहार, कंझावला और सुल्तानपुरी। दिल्ली पुलिस के पिछले कमिश्नर ने पीसीआर वैन को सीधे थाने से जोड़ दिया था। इस नए बदलाव के बाद हर थाने को कम से कम 3 पीसीआर वैन दिए गए। अब इस हिसाब से अगर तीनों थानों को जोड़ ले तो उस रात 9 पीसीआर वैन उस इलाके में गश्त पे होने चाहिए। 2 या 3 पीसीआर वैन को तो गश्त पर दीपक ने देखा भी। स्पेशल कमिश्नर खुद ही कह रहे हैं कि लड़की को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। जाहिर है कार मेन रोड पर दौड़ रही थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि 12 किलोमीटर और 2 घंटे तक एक भी पीसीआर वैन या गश्त पर मौजूद एक भी पुलिस वाले की नजर उस कार और कार के पहियों में फंसी लाश पर क्यों नहीं पड़ी? 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सालाना बजट वाली दिल्ली पुलिस में लगभग 84,000 जवान अफसर हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि हर 600 दिल्ली वालों के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला है। जिस रात या सुबह यह हादसा हुआ वो 31 दिसंबर की रात थी। हर साल 31 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा गश्त होती। नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर पर सबसे ज्यादा इसी रात अल्कोहल टेस्ट भी होते हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कार में सवार 5 लड़कों ने शराब पी रखी थी। 5 लड़के एक लाश को अपनी कार से 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में घसीटते रहे। अब ऐसे में सवाल यह है कि 31 दिसंबर की रात जब सबसे ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पर होते हैं तो फिर वो पुलिस वाले रात कहां नदारद थे? क्या नए साल के जश्न और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ नई दिल्ली के खास इलाकों की ही चौकसी होती है? बाकी दिल्ली को क्या भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है? सवाल यह है कि आखिर ये लड़की कार के पहिए तक पहुंची कैसे? उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कार बार बार एक ही इलाके में क्यों घूम रही थी? क्या पहिए में फंसने की वजह से लड़की के जिस्म पर कपड़े नहीं थे या लड़की के साथ कुछ और हुआ था? सुशांत मेहरा, श्रेया चटर्जी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस केस को लेकर दिल्ली पुलिस के तमाशे के बारे में जितना भी कहें कम है। 35 घंटे के अंदर अंदर एक स्कूटी पर एक की बजाय 2 लोग सवार हो जाते हैं। 4 दिन बाद कार का ड्राइवर बदल जाता है और 5 दिन बाद यह पता चलता है
कि कार के अंदर 5 नहीं बल्कि 4 लोग थे। जरा सोचिए, जिस केस की तफ्तीश का आगाज ही ऐसा हो, उस केस का अदालत में अंजाम क्या होगा। खैर छोड़िए, आइए अब आपको बताता हूं कि इस कहानी के 7 किरदार जो इस केस में शामिल हैं, 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 8 बजे तक उनकी पूरी कहानी है क्या। ये हैं इस कहानी के पहले 4 किरदार। पहला, 25 साल का अमित खन्ना, जो उत्तम नगर में SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग में काम करता है। दूसरा, 27 साल का कृष्ण, जो कनॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। तीसरा, 26 साल का मिथुन, जो पेशे से हेयर ड्रेसर है। और चौथा, 27 साल का मनोज मित्तल, जिसकी सुल्तानपुरी में राशन की दुकान है और साथ ही इलाके का बीजेपी नेता भी। चारों 31 दिसंबर की शाम मुरथल में न्यू ईयर का जश्न मनाने का फैसला करते हैं। इसी के बाद अमित, कृष्ण और मिथुन शाम करीब 6 बजे अपने अपने घर से सुल्तानपुरी में मनोज मित्तल की राशन की दुकान में पहुंचते हैं। दुकान बंद हो चुकी थी। इसके बाद चारों उसी दुकान में शराब पीते हैं। शराब का ये दौर रात करीब 10 बजे तक चलता है। रात करीब 1:15 से 10:30 बजे के दरमियान कहानी में 5वें किरदार की एंट्री होती है। इस किरदार का नाम है आशुतोष। नोएडा की एक टेक फर्म में काम करने वाले आशुतोष से अमित की दोस्ती थी। अमित शराब पीने के बाद आशुतोष से मुरथल जाने के लिए उसकी मारुति बलेनो कार मांगने उसके घर जाता है। ये कार दरअसल आशुतोष की भी नहीं थी। कार का असली मालिक लोकेश है। आशुतोष लोकेश का साला है, मगर लोकेश की ये कार पिछले कुछ दिनों से आशुतोष के पास थी। अमित कार लेकर मनोज मित्तल की राशन की उसी दुकान में पहुंचता है जहां सब शाम से ही शराब पी रहे थे। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे से 11:45 बजे के दरमियान अब चारों सुल्तानपुरी से मुरथल के लिए निकल पड़ते हैं। सुल्तानपुरी से मुरथल तक कार अमित चला रहा था। मुरथल जाने के रास्ते में भी चारों शराब पीते हैं। मुरथल पहुंचने के बाद चारों एक ढाबा में खाना खाते हैं। 2022 की आखिरी रात को विदाई चारों ने मुरथल में ही दी थी। अब 2023 शुरू हो चुका था। चारों खाना खाने के बाद मुरथल से देर रात वापस सुल्तानपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। वापसी में भी कार अमित ही चला रहा था। उधर दूसरी तरफ अंजलि भी 31 दिसंबर की रात अपनी दोस्त निधि के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाने अपनी स्कूटी से शाम 6:30 बजे ही घर से निकलती है। निधि को उसके घर से लेती है और फिर दोनों विवान होटल पहुंचते हैं। तब घड़ी में शाम के 7:30 बजे थे। 7:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक निधि और अंजलि होटल में ही रहते हैं। फिर दोनों रात 1:30 बजे स्कूटी से घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब रात के करीब 1:45 से 2 का वक्त होगा। मुरथल से मारुति बलेनो कार में लौट रहे अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल की गाड़ी ठीक उसी रूट पर थी जिस रूट से अंजलि और निधि स्कूटी पर घर लौट रहे थे। दोनों आमने सामने से आ रहे थे। एक जगह सड़क तंग थी। उसी तंग रास्ते पर अचानक मारुति बलेनो कार और जुपिटर स्कूटी की आमने सामने से टक्कर हो जाती है। टक्कर होते ही अंजलि और निधि स्कूटी से गिर पड़ते हैं। निधि कार की दाईं तरफ गिरती है जबकि अंजलि कार की बाईं तरफ। हादसा होते ही कार में सवार लोगों को पता चल चुका था। उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि एक लड़की कार के नीचे फंस गई। अंजलि के एक पैर का निचला हिस्सा पहिए में जा फंसा था, मगर चारों पहले से ही नशे में थे। सड़क तंग थी। आगे जाने की बजाय उन्होंने उल्टे कार को रिवर्स में डाला और फिर उल्टी तरफ ही कार को भगाते ले गए। अब वो कार को सुल्तानपुरी लाडोपुर कट से होते हुए कंझावला मोड़ की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें पता था कि उनसे एक हादसा हो चुका है, इसीलिए डर के मारे अब वो जानबूझकर ऐसी सड़क पर कार दौड़ा रहे थे जिस पर कोई पुलिस चौकी या नाका न हो। दिल्ली हरियाणा सीमा पर चेक पोस्ट है। उन्होंने उस रास्ते को भी जानबूझकर छोड़ दिया। चारों तड़के करीब 3 बजे कंझावला मोड़ पहुंच चुके थे। इस दौरान वो लगातार सर्किल, छोटे छोटे कट, मोड़ और मेन रोड से हटकर अपनी कार चला रहे थे ताकि पुलिस वालों से बच सके।
बाद में अंजलि की लाश कार से अलग होकर सड़क पर जा गिरती है। इसके करीब 10 मिनट बाद यानी 4:10 पर लाश की सूचना पुलिस को मिलती है। हादसे के बाद चारों घबराए हुए थे। एक तो चारों ने शराब पी रखी थी, ऊपर से अमित जो कार चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थी। मित्तल, मिथुन और कृष्ण के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। चारों को पता था कि देर सवेर पुलिस कार का पता लगा लेगी। उन्हें यह भी पता था कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाने और एक्सीडेंट करने पर ज्यादा सजा होगी। इसी मोड़ पर अब कहानी में छठे किरदार की एंट्री होती है। छठा किरदार अंकुश, अमित का भाई। चारों सुल्तानपुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले अंकुश से मिलते हैं, उसे सारी बात बताते हैं। तब अंकुश अमित को एक आइडिया देता है और उस आइडिया के साथ ही कहानी में 7वें किरदार की एंट्री होती है। 7वां किरदार अमित और अंकुश का कजन दीपक। अंकुश ने ही अपने भाई अमित को सलाह दी कि वो दीपक से संपर्क करे और उसे इस बात पर राजी कर ले कि हादसे के वक्त कार दीपक चला रहा था। दरअसल दीपक इकलौता था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। दीपक ग्रामीण सेवा की गाड़ी चलाने का काम करता है, यानी पेशे से ड्राइवर है। दीपक को लगा कि मामूली एक्सीडेंट है, इसीलिए वो अपने कजन की मदद करने को तैयार हो गया। इसके बाद चारों कार को सीधे सुल्तानपुरी ले जाते हैं। तड़के 4:40 पर अमित कार आशुतोष के घर के बाहर पार्क कर देता है। अमित आशुतोष को हादसे के बारे में सच बता देता है। शक है कि इसके बाद आशुतोष ने कार से खून के निशान मिटाने की कोशिश की। इसके बाद अमित, मनोज, मित्तल, कृष्ण और मिथुन ऑटो पकड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। यह सीसीटीवी उसी वक्त की है जब चारों ऑटो पर सुल्तानपुरी से अपने अपने घर जा रहे हैं। चारों सुबह करीब 5 बजे अपने अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पुलिस को हादसे की खबर मिल चुकी थी। कार और कार का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। इसी के बाद सुबह करीब 8 बजे सभी को पुलिस उनके घरों से गिरफ्तार कर लेती है। इनमें वो दीपक भी था। बाद में पांचों पुलिस को यही बयान देते हैं कि दीपक कार चला रहा था और नशे की हालत में उनसे यह हादसा हो गया। पुलिस भी उनके बयान को सच मान लेती है, मगर बाद में जब अंजलि केस को लेकर लोगों का गुस्सा फूटता है और मीडिया में खबरें हेडलाइंस बन जाती हैं, तब पुलिस हरकत में आती है। इसी दौरान पुलिस जब कार ड्राइवर दीपक से सख्ती से पूछताछ करती है, तब दीपक टूट जाता है। उसे वैसे भी पहले से नहीं पता था कि हादसा किस तरह का हुआ। उसने इसे एक मामूली हादसा माना था, मगर जब उसे पता चला कि कार में फंसकर एक लड़की की मौत हो चुकी है, तब उसने पुलिस को सच बता दिया कि कार वो नहीं बल्कि अमित चला रहा था। सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में अक्यूज बनाया गया है। दीपक के इस बयान के बाद पुलिस अब उसके कॉल डिटेल खंगालती है। तब उसे पता चलता है कि 31 दिसंबर की रात 11:45 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक दीपक के मोबाइल का लोकेशन उसका अपना घर था, जबकि इसी दौरान अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल का लोकेशन मुरथल से लेकर सुल्तानपुरी अलग अलग जगह दिखा रहा था। यानी ये साफ हो गया कि हादसे के वक्त दीपक कार में नहीं बल्कि अपने घर पर था। और इसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात गुरुवार को स्पेशल कमिश्नर कर रहे थे। विक्टिम है, अंजलि है, उसको जस्टिस मिल सके तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एविडेंस है वो कड़े से कड़ा एविडेंस, सख्त से सख्त एविडेंस इकट्ठा करें। अभी तक इन्वेस्टिगेशन है और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है। बट आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2:05 पे हुआ है। यानी दीपक के बयान और हादसे के 4 दिन बाद पुलिस को पता चला कि कार में 5 लोग नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे और कार दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था। दीपक के एक पड़ोसी ने भी इस बात की तस्दीक की कि 31 दिसंबर की रात करीब 11:15 बजे दीपक घर लौट आया था
इसके बाद वो घर पर ही था। फिर तड़के करीब 3:30 बजे कुछ लोग आए और दीपक को अपने साथ जल्दबाजी में ले गए। यानी तड़के दीपक को जगाकर ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसका अपना कजन अमित, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण थे। 6 भाई बहनों में घर की दूसरी सबसे बड़ी बेटी अंजलि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी के इस छोटे से घर में रहा करती थी। पिता की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ ससुराल में अलग रहती है। बाकी सभी भाई बहन अंजलि से छोटे हैं। माँ एक स्कूल में सहायक की नौकरी किया करती थी, मगर कोरोना के दौरान लॉकडाउन में नौकरी चली गई। घर का खाना आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को सरकारी स्कीम के तहत दिए जाने वाले मासिक अनाज से मिलता है। घर के खर्च की सारी जिम्मेदारी अंजलि पर थी। अंजलि ने मोहल्ले में ब्यूटिशियन का कोर्स किया। वो मोहल्ले में शादी ब्याह या दूसरे फंक्शन में महिलाओं और लड़कियों की मेकअप कर पैसे कमाती थी। घर का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम शादियों में मेहमानों का स्वागत करने और उन पर फूल बरसाने का काम भी अंजलि ने किया। जिस जुपिटर स्कूटी को कार ने टक्कर मारी, वो स्कूटी अंजलि ने करीब 5 साल पहले किश्तों पर ली थी। स्कूटी की आखिरी किश्त अब बस खत्म होने वाली थी, मगर किश्त खत्म होने से पहले खुद अंजलि की सांसें छीन ली गई। हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। एक तरफ दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि वो अंजलि के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी, मगर इसके साथ ही वो ये भी कह रही है कि आरोपियों का इरादा या मकसद अंजलि के कत्ल का नहीं था, इसलिए यह मामला गैर इरादतन हत्या का है। गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत अधिकतम सजा उम्र कैद से लेकर 10 साल तक है। लेकिन इतिहास उठाकर देख लें, आज तक इस देश में गैर इरादतन कत्ल के मामले में किसी भी आरोपी को 3 या 5 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई है। चर्चित BMW केस। जब 10 जनवरी 1999 को पूर्व नौसेना प्रमुख SS नंदा के पोते संजीव नंदा ने अपनी BMW कार से फुटपाथ पर सो रहे 6 लोगों को कुचलकर मार डाला था। संजीव नंदा पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा चला और सजा हुई फकत 2 साल की। एलिस्टर परेरा केस। मुंबई में 2006 में एलिस्टर परेरा नाम के एक शख्स ने अपनी कार से 7 लोगों को कुचल डाला। एलिस्टर पर भी आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा चला, सजा मिली फकत 3 साल। सलमान खान हिट एंड रन केस। 28 सितंबर 2002 को मुंबई में एक बेकरी के बाहर सो रहे 5 लोगों को सलमान खान की कार ने कुचल दिया। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। सलमान पर भी बाकी धाराओं के अलावा आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा चला, सजा हुई महज 5 साल की। अभी सुप्रीम कोर्ट को आखिरी फैसला इस पर सुनाना बाकी है। ये 3 केस सिर्फ बानगी भर है। आईपीसी की धारा 304 के तहत ऐसे नामालूम कितने सैकड़ों और हजारों केस जिनमें ज्यादातर गुनहगार मामूली सजा के बाद बरी हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन पुराने केस के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, तो इसकी वजह है आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली के कंझावला का बिल्कुल नया केस। एक ऐसा केस जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये केस गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 का है या फिर धारा 302 यानी हत्या का। धारा 302 यानी हत्या के बारे में तो आप सब जानते हैं। इसमें अधिकतम सजा मौत से लेकर उम्र कैद तक है। अब हत्या से गैर इरादतन हत्या अलग कैसे है और ये आईपीसी की धारा 304 है क्या, तो ये आपको खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा बताएंगे। तो 304 का मायने ये होता है कि अक्यूज्ड को या किसी भी जो भी क्रिमिनल आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है कि उसको नॉलेज होती है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा या इसको आगे ले जाऊंगा किसी के ऊपर के इंसान से तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से, और इसीलिए हमने 304 का केस किया। तो आईपीसी की धारा 304 के बारे में तो स्पेशल कमिश्नर साहब ने आपको समझा दिया। अब उनसे ये भी समझ लेते हैं कि कंझावला की अंजलि की मौत के मामले में हत्या की धारा यानी 302 क्यों नहीं लग सकती। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से
उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। तो स्पेशल कमिश्नर साहब के हिसाब से मामला मोटिव और इंटेंशन यानी मकसद और इरादे का है। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि अंजलि को कार के पहियों तले कुचलकर मारने वालों को पता था कि वो उसे मार रहे हैं। इस हिसाब से मकसद और इरादा दोनों अंजलि की मौत का ही था। यही नहीं, खुद इस हादसे की इकलौती चश्मदीद भी कह रही है कि कार सवार को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो इसे 302 के लिए फिट केस नहीं मान। उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। स्पेशल कमिश्नर साहब बाकायदा BMW केस का भी हवाला देते हैं। साथ ही ये भी कहना नहीं भूलते कि ऐसे केस पुलिस के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं। कोई हादसा होता है और उसमें अगर कोई मोटिव या कोई एक इंटेंशन क्लियर कट ना हो तो उसमें 302 इस्टेब्लिश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये केस आप देखते हैं, पहले भी इंसिडेंट हुए हैं। एक BMW का इंसिडेंट था, मैटर बहुत हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जाता है। 304, 302, 304A ये लीगल इश्यूज हैं। 302 और 304 की बहस के दौरान मोटिव और इंटेंशन पर जोर देते हुए स्पेशल कमिश्नर साहब ये भी बताते हैं कि अब तक की तफ्तीश, पूछताछ और कॉल डिटेल में कहीं भी अंजलि और आरोपियों के बीच कोई लिंक नजर नहीं आता। चश्मदीद निधि और आरोपियों के बीच भी कोई लिंक स्थापित नहीं हो रहा, यानी कार में सवार लोगों से अंजलि और निधि अनजान थी। जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो CDR का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि मामले की जांच अभी जारी है, नए सबूत, नए सुराग सामने आ सकते हैं, मगर लगे हाथ ये भी जता देते हैं कि अंजलि केस 302 के लिए नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या यानी 304 के लिए एक फिट केस है। अभी तक का इन्वेस्टिगेशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि 304 के लिए फिट केस है। उसके लिए भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने हैं और वो काफ़ी कुछ हमारे पास आ चुके हैं और काफ़ी एविडेंसेस और अब हम इकट्ठा करेंगे। हालांकि 302 की धारा FIR में जोड़ने को लेकर बार बार कुरेदने पर आखिरकार उन्हें कहना पड़ा कि पुलिस इस पहलू पर हर पहलू से विचार कर रही है, साथ ही कानूनी सलाह भी ली जा